नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का द स्टोरी टेलर में स्वागत है। और आज हम कहानी सुनने वाले हैं डचों के भारत में आगमन की। तो जानेंगे कि किस तरह से डच भारत में पहुंचे और किस तरह से उन्होंने अपने व्यापार किया और किस तरह से फिर उनकी यहाँ से वापसी होती है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये घटना उस समय की है जब पुर्तगाली व्यापार कर रहे थे भारत के साथ और वो अपना सामान ले जाते थे लिस्बन। तो पुर्तगाली जब सामान लिस्बन पहुंचाते थे तो वहाँ से एंटवर्प तक सामान, लिस्बन से एंटवर्प तक ये डच जो थे वो सामान पहुंचाते थे और फिर वहाँ एंटवर्प से पूरे यूरोपीय बाजार में सामान पहुंचाया जाता था। इसी दौरान 16वीं शताब्दी के आसपास अगर देखा जाए तो डचों की नौसेना में धीरे धीरे विकास होना प्रारंभ हो गया था और इसके पश्चात 17वीं शताब्दी का मध्य आते आते उन्होंने फ्लूट शिप का निर्माण कर लिया था। फ्लूट शिप एक ऐसी जहाज़ थी जो वज़न में बहुत हल्की होती थी और उसको खेने के लिए यानी उसकी पतवार चलाने के लिए बहुत कम लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। इस वजह से उनके खर्च में भी कमी आई और व्यापार में मुनाफा उनका बढ़ता गया। आगे बढ़कर डचों ने पुर्तगालियों को नीदरलैंड से हटाने के लिए कड़ा संघर्ष जरूर किया, लेकिन वो इसमें कामयाब रहे और 17वीं शताब्दी में हॉलैंड यूरोप में आरंभिक वाणिज्य का केंद्र बन गया था। एम्स्टर्डम में 1609 में एक्सचेंज बैंक और जब 1614 में क्रेडिट बैंक ऑफ एम्स्टर्डम की स्थापना हुई तो उस वक्त डच अपने चरम मुनाफे की तरफ बढ़ रहे थे धीरे धीरे। वहीं भारत में अगर आगमन की बात करें तो एक डच यात्री था जो पूर्व की तरफ सबसे पहले आया। 1596 में सुमात्रा और बंताम पहुंचा था। उसका नाम था कार्नेलिस डी हाउटमैन। सन 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है और इसकी आरंभिक पूंजी लगाई जाती है इसमें 6500 गिल्डर। इस जो डच कंपनी थी ये मूल रूप से सरकार के द्वारा कंपनी स्थापित करी गई थी। मूल रूप से सरकारी कंपनी ही थी ये भी, और इसे जो है भूमध्य सागर के पूर्व में व्यापार की अनुमति मिली जैसा कि उसी के लिए बनाई गई थी। तो इस कंपनी का जो मुख्यालय पूर्व का बना वो इंडोनेशिया के बाटविया शहर में बनाया गया। इस कंपनी की सबसे बड़ी विशेषता रही कि जो इसने भारत में अपने जितने भी दुर्ग इसने स्थापित किए, जितने भी इसने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की, उनमें से केवल एकमात्र जो गैलरिया का दुर्ग था उसको छोड़कर जितनी भी बस्तियां थी उसमें किलेबंदी नहीं की गई थी। और इसी क्रम में डचों ने फिर 1605 में मसूलीपट्टनम, 1610 में पुलिकट, 1616 में सूरत, 1641 में विमिलीपट्टम, 1645 में करेकल, 1653 में चिंसूरा, 1658 में कासिम बाजार, पटना, बालासोर और फिर 1659 में नागापट्टम और फिर 1663 में कोचीन पर अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करी। भारत के बाहर अगर इनकी स्थिति देखें तो सुदूर पूर्व में इन्होंने 1605 में आम्बयोना, 1619 में मसाला द्वीप, 1658 में श्रीलंका और 1641 जो कि पुर्तगालियों का एक गढ़ था मलक्का का स्ट्रेट, उसको भी अपने कब्जे में ले लिया। पुर्तगालियों को हालांकि इन सारे कार्यों के लिए, उनके व्यापार में बढ़ाने के लिए बहुत सारे भारतीय शासक जिम्मेदार रहे जिनकी बहुत सहयोग रहा उन्हें, जिसमें से गोलकुंडा, जिंजी, मदुरै और तंजौर के शासकों ने इन्हें कम शुल्क पर व्यापार की अनुमति दी। वहीं पर कोचीन का जो मुट्टा शासन था उस दौरान उसने जो है पुडाक्कड़ और क्रांगनूर के मध्य क्षेत्र में काली मिर्च के व्यापार पर डचों को एकाधिकार प्रदान कर दिया था। वहीं उत्तरी व दक्षिणी कोरोमंडल तट पर अगर बात करें तो उन्हें चुंगी में रियायत प्राप्त थी, यानी कि जो कर देना पड़ता था वो कर इनको कम देना पड़ता था। और साथ ही इसी क्षेत्र में इनके वस्त्रों के व्यापार की अगर बात करें तो उसे पूरी तरह से वो मुहर शुल्क से मुक्त थे। आरंभ में डचों ने काली मिर्च व अन्य मसालों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्हें लगा कि सर्वाधिक मुनाफा इसी में है, लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ में आया कि वस्त्रों में मुनाफा सर्वाधिक है और फिर उन्होंने अपना पूर्ण रूप से ध्यान सूती वस्त्रों पर एकत्रित किया और इसके पश्चात कोरोमंडल तट से दक्षिण पूर्व एशिया में वस्त्रों को बेचकर भारी मुनाफा कमाया और मद्रास के सुदूर दक्षिण में स्थित ड्रासपट्टम जो कि विशेष प्रकार के सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, वहां से भी वस्त्रों की इन्होंने व्यापार किया। कहा जाता है कि डच दलालों के माध्यम से और कभी कभी सीधे बुनकरों से संपर्क करके वस्त्रों को प्राप्त करते थे
इसी क्रम में एक घटना है। कहा जाता है कि गोलकुंडा का एक गांव था जहां के लोग जो है अपनी मालगुजारी यानी कि अपने कर को चुकाने में सक्षम नहीं थे, तो डच कंपनी ने उनके कर का भुगतान किया और फिर बाद में उनसे जो है सेवाएं प्राप्त की थी। 1650 के दशक में कासिम बाजार में इन्होंने स्वयं की 2 रेशम चक्री उद्योग भी लगाए। आगे बढ़कर देखें तो पुर्तगालियों और डचों में जो संघर्ष हुआ वो किस तरह से हुआ। एक्चुअली पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष का जो मूल कारण था वो सत्ता की थी। डचों ने पुर्तगाली सत्ता का अंत किया। भारत में डचों ने पुर्तगाली सत्ता का अंत किया और बाद में अंग्रेजों ने डचों का अंत किया। इसी क्रम में अगर देखें तो पुर्तगालियों ने 1641 में मलक्का, 1655-56 में कोलंबो, 1659 से 63 के बीच में देखा जाए तो कोचीन को डचों के हाथों हार गए। लेकिन अंग्रेज इसके बाद प्रतिद्वंदी बनकर खड़े होते हैं। डचों के अगर व्यापार की प्रमुख वस्तुओं को देखें तो डचों ने यमुना घाटी व मध्य भारत में नील का उत्पादन किया। कपड़ा व सिल्क ये बंगाल, गुजरात और कोरोमंडल से प्राप्त करते थे। बिहार से ये सोरा, जिसे साल्ट पीटर भी कहा जाता है, उसको प्राप्त करते थे। अफीम व चावल ये गंगा घाटी के प्राप्त किया करते थे। परंतु 17वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप में बहुत उथल पुथल हुई और इसी बीच अंग्रेजों और डचों के बीच यूरोप में 3 युद्ध लड़े गए, जिन्हें अंग्रेज व डच युद्ध का नाम से जाना जाता है। तो ये जो 3 आंग्ल डच युद्ध हुए, इसमें अंतिम रूप से विजय जो हुई वो अंग्रेजों की हो जाती है। और इसी के पश्चात भारत में 1759 में एक युद्ध लड़ा गया, बेदरा का युद्ध, और उसके बाद डच पूर्वी एशिया तक सिमट कर रह गए और इस प्रकार से डचों की भारत में समाप्ति हो जाती है। तो आज का ये सेशन रहा। हमें उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर लाइक, शेयर और इसको सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। और हाँ, इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। नमस्कार।